नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और उत्तराखंड की खबरों का बुलेटिन देवभूमि समाचार में बात सबसे पहले हरिद्वार की। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में दधीची अंगदान संकल्प अभियान के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अंगदान के महत्व, सामाजिक जागरूकता और मानव सेवा की भावना को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि अंगदान जीवन बचाने का सबसे बड़ा दान है और इसे समाज में व्यापक रूप से अपनाने की आवश्यकता है। संगोष्ठी में विश्वविद्यालय के शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न सामाजिक प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आप आयुष्मान भारत के नाम से जानते हैं, उसमें भी किडनी डोनेशन, लिवर डोनेशन और हार्ट और लंग के डोनेशन, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। यह भी आपके सामने मैं ज़रूर बताना चाहता हूं और उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। आज आप सबके अवेयरनेस के कारण आज लगभग जो पहले कभी 4,000 या 5,000 तक जो ऑर्गन डोनेशन होता था, वो आज 20,000 से ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन हुआ है और 5 लाख से ज़्यादा आधार से जुड़े हुए वेरीफाइड डोनेशन के प्लेज, यानी जो संकल्प हुआ है वो 5 लाख से ज़्यादा हुआ है। और अभी जो आप अभी ये प्लेज करने वाले हैं वो उसको दुगना कर देगा। इसके लिए मैं विशेष करके आपका धन्यवाद भी देता हूं और आपको साधुवाद भी देता हूं कि आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये हो रहा है। हमारे देश में अभी जैसा डॉक्टर चिन्मया जी ने बताया कि प्रतिवर्ष लाखों लोग अश्मय मृत्यु का शिकार बन जाते हैं और इनमें से कई ऐसे भी होते हैं जिनकी जान समय पर अगर उनको अंग उपलब्ध हो जाए, उनका प्रत्यारोपण हो जाए तो बचाई जा सकती है, लेकिन जागरूकता की कमी और अंगों की उपलब्धता के अभाव के कारण हम उन्हें बचा नहीं पाते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि विश्व में सनातन संस्कृति की दिव्य चेतना का प्रसार करने का महान कार्य अखिल विश्व गायत्री परिवार इस महत्वपूर्ण विषय पर समाज में जागरूकता फैलाने का श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। और मुझे ये भी विश्वास है कि जिस प्रकार से आज चिन्मया जी का अभी मैं यहाँ पर उद्बोधन सुन रहा था और आज हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय नड्डा जी हम सब के मध्य में हैं, तो जिस प्रकार से गायत्री परिवार ने बीड़ा उठाया है, तो निश्चित रूप से मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यह भी एक जन आंदोलन बनेगा। मैं इस पुनीत कार्य के लिए गायत्री परिवार को तथा मेदनता की समर्पित चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ टीमों को सभी को साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2014 में देश में अंगदान एवं प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन की स्थापना की गई और इसी से प्रेरणा लेते हुए हमारी राज्य सरकार ने भी 2025 में राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन की स्थापना की, जिसके अंतर्गत आज राज्य में मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा रहा है। और इस संगठन के गठन के पश्चात आज राज्य में सरकारी एवं निजी अस्पतालों, गैर सरकारी संगठनों, जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन विभाग तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के बीच समन्वय में भी उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है। इतना ही नहीं, हम दून मेडिकल कॉलेज में राज्य के प्रथम सरकारी गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र का निर्माण भी करा रहे हैं। इसके साथ ही हमने दून मेडिकल कॉलेज में बोन बैंक की स्थापना भी की है, जिससे अस्थि एवं ऊतक प्रत्यारोपण सेवाओं को नई गति मिलेगी। रुड़की में मुख्यमंत्री के आगामी दौरे को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं।
कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के तहत कई आयोजन तय कर लिए गए हैं। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक प्रसारण रुड़की में किया जाएगा और इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और इसके साथ ही युवाओं के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम भी आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री सीधे युवाओं से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी करेंगे। इस आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट और अत्याधुनिक जिम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मंत्री ने बताया कि उद्घाटन के बाद यह कॉम्प्लेक्स अगले दिन से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा और इससे खेल गतिविधियों को इस इलाके में बढ़ावा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री का कल विधानसभा रुड़की में आगमन है। माननीय मुख्यमंत्री का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के कल 3 कार्यक्रम रुड़की विधानसभा में लगे हैं, जिसमें जो हमारा विश्व का सुप्रसिद्ध कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री का मन की बात, उसको वो रुड़की में सुनेंगे सभी कार्यकर्ताओं के साथ। और मैं कहूँगा एक सुप्रसिद्ध एक विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला ये मन की बात का कार्यक्रम है। दूसरा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री का युवा संवाद सम्मेलन है, जिसमें युवाओं से बात करेंगे। युवाओं की जो जिज्ञासा है प्रदेश के बारे में, उसके सुझाव सभी युवाओं से लिए जाएंगे। युवाओं से एक डिबेट माननीय मुख्यमंत्री करेंगे और ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम होने जा रहा है। तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो रुड़की में बनकर तैयार हो गया है, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी किया था, उसका शिलान्यास भी किया था, तो वो आज जनता को सुपुर्द करेंगे। जिसमें बैडमिंटन कोर्ट है, जिसमें जिम की सुविधा है, जिसमें सभी प्रकार की जो खेल एक्टिविटीज़ हैं वो का प्रावधान रखा गया है। तो रुड़की के लिए पहली बार रुड़की को सौगात मिलने जा रही है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में, जिससे माननीय मुख्यमंत्री कल निहंग विवाद पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव गुरुचरण सिंह ग्रेवाल ने बयान देते हुए कहा कि उत्तराखंड में आशीष नेगी नाम के व्यक्ति द्वारा दी जा रही चुनौतीपूर्ण टिप्पणियां उचित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग समाज में जन भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, जिससे राज्यों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। ग्रेवाल ने कहा कि सरकारों को इस तरह के जो मामले हैं उसमें गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए और भड़काऊ गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि सिख समुदाय गुरुद्वारों में जाकर गुरु की अरदास करता है और किसी भी तरह का विवाद या टकराव उसकी परंपरा का हिस्सा नहीं है। देखो, जो सिख है ना वो सर्वत्र के भले की बात करता है। उसके लिए विशेष करके गढ़वाल की मैं बात करूं, लेकिन उसने जो बोला है उसका जवाब देना चाहता हूं। वाकई आशीष बेटा, तू यहाँ आ, जहां पर जो गढ़वालिये थे उनको यहाँ लेके आ कि उस जून 84 में यहाँ क्या हाल हुआ था। तेरी 10 लाख फौज के सामने 100 के करीब जो लड़ाके थे गुरु के स्थान की पवित्रता कायम करने के लिए, गढ़वालिया का वो जो लोहे के चने चबाए थे, वो वहां यहाँ पर आज याद करा देंगे। कोई नहीं, तेरी सुरक्षा भी करेंगे, हिफाजत भी करेंगे, लेकिन तेरे को बताएंगे कि यहाँ क्या हुआ था। हम ऐसी बात नहीं करना चाहते। जो गलत जिसने किया है उसके खिलाफ है, इंदिरा गांधी ने किया उसका फल पाया, और जो हमारा जनरल वैद्य था उसने किया, उसने उसका फल पाया। हम नहीं चाहते कि ऐसी बात करो, क्योंकि देश दुनिया में गुरु के गुरुद्वारे हैं, गुरु साहबान के गुरुद्वारे। हमारे सिखों के हर सिख के मन में एक श्रद्धा होती है, चाहे पाकिस्तान में है, हमारे मन की श्रद्धा होती है। अरदास में बोलते हैं कि विछड़े गुरुधाम की यात्रा दर्शन दीदार किए जाएं, लेकिन हम कहते हैं कि सभी जगह गुरु जी के गुरुद्वारे हैं, वहां जाना है। लेकिन ये लोग जानकर भड़काऊ बात कर रहे हैं, झगड़ा पैदा कर रहे हैं, सिखों को नीचा दिखाने के लिए। हम जो समझ रहे हैं कि हो सकता है इसमें जो सरकार की छह पे ऐसे लोग ऐसा काम करते हो, लेकिन सरकार को समझना चाहिए ये टकराव अच्छा नहीं होगा, देश के लिए बुरा होगा, और उत्तरांचल के लिए बुरा होगा। जो हिमाचल वाले करते हैं उनके लिए बुरा होगा। उत्तराखंड की राजनीति अब पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आने लगी है। 2027 विधानसभा चुनाव भले ही कुछ समय दूर हो, लेकिन सियासी दलों ने अपनी रणनीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। सबसे पहले अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो संगठन को बूथ से लेकर शक्ति केंद्र तक सक्रिय करने की कवायद बीजेपी ने तेज कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के हालिया
दौरे के बाद पार्टी ने संगठनात्मक गतिविधियों में नई रफ्तार भर दी है, नई ऊर्जा का संचार हो गया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। शक्ति केंद्रों की बैठकों का दौर भी जारी है। बूथ संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के जरिए महिलाओं तक पहुंच बनाई जा रही है और वरिष्ठ नागरिकों के बीच भी विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उधर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी पीछे रहने के मूड में नहीं है। बीजेपी कांग्रेस तैयार हो गई है 2027 में आर पार के लिए, और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए वो भी अपनी रणनीति बना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र में होता है, लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करता है और सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करता है। इस वक्त क्योंकि ये चुनावी साल है, हम खाली चुनावी साल में काम नहीं करते, लगातार 5 साल से हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है। और अब हमारा क्योंकि ये चुनावी साल होने के नाते हमारा चाहे शक्ति केंद्र पर बैठ के चल रही हो, चाहे बूथ की हमारी बैठ के चल रही हो, तमाम जितने भी चाहे हमारे बड़े प्रबुद्ध नेता हो या हमारा बूथ का अध्यक्ष क्यों ना हो या वहाँ का कार्यकर्ता कार्यकारिणी क्यों ना हो, वो भी लगातार लोगों के बीच में है, जनता के बीच में है। हमारा संवाद चल रहा है, तमाम तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे जितने प्रकोष्ठ हैं लगातार वो भी अपने अपने क्षेत्र में जो उनको जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन करने का काम कर रहे हैं। चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे तमाम हमारे प्रकोष्ठ हो, चाहे महिला मोर्चा हो, सब लोग मिल करके इस वक्त जो हमारा संकल्प है, जो हमारा ध्येय है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बने, यहाँ पर हैट्रिक लगे, इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। और हमारा जो एक जनता के बीच में जाने का जो हमारा मकसद है कि हमारी प्रदेश की और राज्य की केंद्र की जो योजनाएं हैं लगातार वो लोगों के बीच में कैसे पहुंचे, इस पर हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में आज कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता सारे एक साथ कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं और उसी की परिणति है कि आज गढ़वाल में और कुमाऊं में अन्य क्षेत्रों में जो कार्यक्रम लगे हैं हमारे नेताओं के लगे हैं। कुछ हमारे गढ़वाल में जा रहे हैं, कुछ हमारे कुमाऊं में जा रहे हैं, कुछ नेता हमारे तराई के क्षेत्रों में जा रहे हैं। आज कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ है। ये भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने जो राग अपना रखा, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, कांग्रेस एकजुट नहीं है, तो ये गलत तथ्य है। कांग्रेस आज मजबूती के साथ खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि आज उनकी स्थिति क्या है। जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उनके मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है, उनके मंत्रियों का विरोध हो रहा है, उनके विधायकों का विरोध हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सकें। आज पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एक साथ हैं और इसका रिजल्ट ये मिल रहा है कि लोगों में एक अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है जो 2027 में काम आएगी और राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में 25 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उनकी प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि 25 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत विभागों के कार्यों के आधार पर रैंकिंग निर्धारित की जाती है और ऐसे में सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करते हुए जनपद की रैंकिंग को सर्वोच्च बनाए रखने के लिए गंभीरता से और ईमानदारी से कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की प्रगति अपेक्षाकृत कम है वे आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाकर निर्धारित समय में लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें। पांवटा साहिब में निहंग विवाद अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जत्थेदारों से मुलाकात के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए इस समस्या के समाधान पर सहमति जताई। हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार तरुण भंडारी ने बताया कि अब यह विवाद लगभग समाप्त हो चुका है और स्थिति सामान्य होती जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक स्थानीय हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा जिसे यात्रा के दौरान किसी भी समस्या में तुरंत सहायता मिल सके। कहीं दोनों तरफों से बहुत अच्छी भावना है। सरकार भी सहयोग करना चाहती है और हमारे जत्थेदार सब लोग सहयोग कर रहे हैं। जत्थेदार मेजर सिंह सोढी जी कल हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री
जो कि इनके बड़े प्रिय हैं, उनसे मिले तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से बात करी। तो मुझे लगता है ये वार्ता दोनों तरफ से बड़े सहयोग की भावना है और हमारे जत्थेदार भाई भी ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसा नंबर देंगे जिससे कि लोकल लोग अगर किसी को असुविधा होती है या हमारा व्यक्ति कुछ गलत करता है तो हमारे से बात करें ताकि हम लोगों का सहयोग कर सकें। इसी ढंग से सरकार भी कह रही है कि अगर यात्रा में इनको कोई दिक्कत आती है तो वो सरकार से कोई भी सहयोग ले सकती है। तो दोनों तरफ से बहुत अच्छी भावना है, कोई भी कहीं भी कटुता नहीं है। परंतु राजनीतिक एक ऐसी चीज़ है जहाँ कुछ लोग चाहते हैं कि ये बात बड़ी हो जाए, परंतु ये बात खत्म हो चुकी है और प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में नतमस्तक होने सब लोग जाएंगे, हम भी जाएंगे, ये भी जाएंगे और अच्छे भाव से जाएंगे। तो लोकल लोग भी सहयोग करेंगे और हमारे जत्थेदार सब लोग सहयोग करेंगे। उत्तराखंड में लगातार प्रमुख स्थानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने की वजह से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पर्यटन का मौसम है और इस सब के बीच इस तरह की जब धमकियां मिल रही हैं तो लोगों के अंदर डर भी हो रहा है। प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है क्योंकि एक और जहां बड़ी संख्या में पर्यटक विभिन्न हिल स्टेशंस और धार्मिक स्थलों की ओर जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना अब एक चुनौती भी बन गया है। पुलिस प्रशासन के सामने पर्यटन सीजन में ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी एक बड़ी चुनौती है। देखिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा की ये रिपोर्ट। सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब दोहरी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब जो नई चुनौती है वो इस रूप में है कि जो लगातार मेल या ऐसे मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं जिसमें ऐसे धार्मिक स्थानों को उड़ाने की बातचीत हो रही है जो विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है या ऐसे भीड़ भाड़ वाले स्थान जहाँ पर भीड़ सबसे ज़्यादा जुटी रहती है, उनको उड़ाने की बातचीत यहाँ पर चल रही है। बम से उड़ाने की धमकियाँ लगातार यहाँ पर मिल रही है। पुलिस प्रशासन तो इस विषय में काम कर ही रहा है, साथ ही जो दूसरी ऐसी जांच एजेंसियां हैं जो इस विषय को लेकर एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करती है, उनको भी इन सब चीज़ों में शामिल करने का काम पुलिस विभाग की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। उत्तराखंड में कह सकते हैं कि 4 प्रमुख धाम यहाँ पर है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम, इसके अलावा हेमकुंड साहिब है, पिरान कलियर है। उन सभी को उड़ाने की बातचीत यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन हो गए, सचिवालय हो गए या फिर दूसरे स्थान जैसे IMA हो गया, FRI हो गए, उनको उड़ाने के मैसेज यहाँ पर पुलिस विभाग को मिल रहे हैं। और अभी वर्तमान में जो परिस्थितियाँ सामने नज़र आ रही है, क्योंकि 4 धाम यात्रा चल रही है, तो ऐसे में हर व्यक्ति को स्कैन करना या इस तरह की चीज़ें करना बड़ा चुनौतीपूर्ण नजर आता है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रबंध यहाँ पर काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन या उसकी जो दूसरी जांच एजेंसियाँ वो जिस तरीके से काम यहाँ पर कर रही है, उन सब में ये कहा जा सकता है कि अभी बड़ी राहत की खबरें यहाँ पर आ रही है। लेकिन मेल की वजह से जो तनावपूर्ण माहौल बना है उससे निपटने का काम भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगातार कर रहा है। और अभी भी ये कह सकते हैं कि जो प्रशासन की जो चुनौतियाँ हैं या पुलिस प्रशासन की चुनौतियाँ वो कम होती हुई नहीं दिख रही है। इसीलिए अब इन सब चीज़ों में जैसे आपके जो सुरक्षा वाले जो दूसरी एजेंसियाँ, चाहे आपकी ITBP हो या CSF हो, उनको भी शामिल करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है ताकि हर चीज़ से पुख्ता तरीके से इन सब चीज़ों से निपटने का काम यहाँ पर हो सके और जनता को सुरक्षा की भावनाओं में पैदा करने का काम यहाँ पर दिया जा सके। पुलिस वापस वो भरोसा जनता के बीच पैदा कर सके कि उनकी सुरक्षा के लिए वो तत्परता के साथ खड़ी है। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।